Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the transport mechanisms across plasma membrane. यानी कितनी टाइप की ट्रांसपोर्ट्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी है सेल की लाइफ की मेंटेनेंस के लिए। सेल ने अगर सरवाइव करना है तो ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सेल को कुछ चीज़ें चाहिए तो वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स के थ्रू सेल के अंदर जाएंगी, और सेल ने कुछ चीज़ें रिमूव करनी है तो वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स के थ्रू सेल से रिमूव होंगी। ठीक है, इस तरह सेल का जो इक्विलिब्रियम है वो भी मेंटेन रहेगा, यानी उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं उनकी एकमुलेशन नहीं होगी। जो ट्रांसपोर्ट्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो सेल है उसकी लाइफ को, मतलब सर्वाइवल के लिए, उसकी लाइफ के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात करनी है कितनी टाइप की ट्रांसपोर्ट्स हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल, इसमें आ जाती है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाती है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा पैसिव में हमारे पास ऑस्मोसिस भी आ जाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं दो, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। बेसिक टाइप्स कितनी हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। सेकंड वन हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 2 आ जाती हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड वन है हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में भी 2 आ जाती हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस दिया गया है। पहले है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, एटीपी यूज़ नहीं हो रहा, कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, और टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी ये टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्दर इसकी 2 टाइप्स बताई हुई हैं, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिनको हम नेक्स्ट जो है डिटेल में देखते हैं। उसके बाद अगर सेकंड पिक्चर पे आएँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अवे फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक चीज़ एक जगह पे बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो उसी साइड पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ये जो है इसमें एनर्जी यूज़ होती है, यानी एटीपी इसमें इन्वॉल्व है, जबकि एटीपी जो था वो पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं था। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने क्या याद रखना है कि इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, और ये टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन की। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी ये टूवर्ड्स द ग्रेडियंट होती है। इसकी आपको समझ आ गई ना, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, हमने पहले बात की कि इसमें एटीपी का यूज़ नहीं होता। इसमें किस किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट हो सकती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और आयंस वगैरह की, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की, आयंस की और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, मूवमेंट है टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब ये देखें, ये है तो डिफ्यूजन की टाइप, लेकिन फैसिलिटेटेड, कोई चीज़ इसमें हेल्प आउट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है डिफ्यूजन को। तो इसमें क्या होता है, ये भी बेसिकली टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, कैरियर प्रोटीन्स। इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए होती, ये रैपिड होती है सिंपल डिफ्यूजन से,
और ये पिंग पोंग मैकेनिज़्म के तौर पे काम करती है। अभी हम देखते हैं ये कैसा मैकेनिज़्म है। पहले एग्जांपल देख लें। फ्रुक्टोज़ की एब्जॉर्प्शन इसके थ्रू होती है, ग्लूकोज इस मैकेनिज़्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास है चैनल प्रोटीन, यानी इसके देखें ये चैनल जो हैं हर वक्त ओपन है। मालिक्यूल्स जो हैं वो इसके थ्रू मूव कर रहे हैं, वो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं कि कैरियर प्रोटीन्स की, चैनल प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ ऐसे मालिक्यूल्स वो डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। लिपिड मालिक्यूल्स को गुजरने देती है, पोलर मालिक्यूल्स को नहीं गुजरने देगी। पोलर मालिक्यूल्स जो हैं वो इसी तरह चैनल्स के थ्रू या कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से मूव करेंगे। अब ये देखें, ये चैनल है, ठीक है, और ये भी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। और ये चैनल्स हर वक्त ओपन होते हैं, इनके थ्रू ये मालिक्यूल्स जो हैं ये मूव करते रहते हैं। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अब जो है ना, ये दो तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स पे। यूनिबॉट है, एंटीबॉट है। यूनिबॉट क्या होता है कि सिंगल टाइप के मालिक्यूल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी दोनों मालिक्यूल्स इस तरह मूव कर रहे हैं। एंटीबॉट क्या होता है, एक मालिक्यूल की डायरेक्शन और है, दूसरे मालिक्यूल की डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। ये हम इनके एग्जांपल देखते हैं। ये देखें यूनिपॉट, इसमें देखें कि मालिक्यूल्स जो है ना वो एक ही तरह के मालिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। लेकिन एंटीबॉट में क्या है, एंटीबॉट में ये है कि टू डिफरेंट डायरेक्शंस में मालिक्यूल मूव करते हैं, यानी एक अगर अंदर जा रहा है ना तो दूसरा जो है वो बाहर आ रहा होता है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, और बेसिकली ये रिस्ट्रिक्टेड है वाटर मालिक्यूल्स के लिए। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ, इसमें क्या है कि हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी बेसिकली है क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेडली लिखा हुआ है। देखें, बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है लेकिन सल्यूट कम है, यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो बेसिकली ये इस साइड से लोअर सल्यूट से हायर सल्यूट की तरफ होगी, यानी ज़्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ मूव होगी। ये टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। यानी जहाँ से वाटर ज़्यादा होगा वो वाटर जो है दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा जहाँ पे वाटर जो है वो कम है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो एक कंडीशन है हाइपोवॉल्यूमिक। इस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है, एडीमा वगैरह हो जाता है, टॉनिसिटी हो जाती है, उसका इफेक्ट रेड ब्लड सेल पे, यानी वो सिकुड़ जाते हैं या स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, श्रिंक कर जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिफ्यूजन के प्रोसेसेस की वजह से है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये अवे फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अवे फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और इसमें एनर्जी हमें चाहिए होती है। टू टाइप्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपको पता चल गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एनर्जी इसमें यूज़ होती है, कैरियर मीडिएटेड है, यानी इसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में आएगी। एग्जाम्पल इसकी है सोडियम पोटाशियम पम्प, कैल्शियम पम्प। हम बात करेंगे सोडियम पोटाशियम पम्प की। इसमें क्या होता है, ये पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयंस को आउट ऑफ द सेल मूव कराता है और 2 पोटाशियम आयंस को इनसाइड द सेल मूव कराता है विद वन एटीपी मालिक्यूल, यानी एक एटीपी मालिक्यूल की एनर्जी लगेगी और 3 सोडियम आयन सेल से बाहर चले जाएंगे, 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह सेल की आउटसाइड क्या होता है, सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनसाइड जो है वो पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा मेंटेन रखता है। यहाँ पे देखिए ये सोडियम पोटाशियम पंप का बताया हुआ है। 2 सोडियम आयंस जो हैं वो 2 पोटाशियम आयंस इनसाइड मूव कर रहे हैं, 3 सोडियम आयंस आउटसाइड मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या होती है, होती तो ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है।
और इसमें क्या होता है कि एटीपी जो है वो भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट जो है 2 और 3 मालिक्यूल्स की वो कपल्ड होती है, यानी 2 या 3 मालिक्यूल्स एक साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें सिम पॉट और एंटी पॉट दोनों आ जाती हैं। सिम पॉट क्या होता है कि दोनों मालिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमने पहले बात की। जैसे सोडियम ग्लूकोज मूवमेंट है, सोडियम अमाइनो एसिड मूवमेंट है। इसमें क्या होता है, सोडियम भी अंदर की तरफ मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ग्लूकोज भी अंदर की तरफ मूव करेगा, या सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है तो ग्लूकोज भी बाहर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिम पॉट है। एंटी पॉट की बात करें तो एक मालिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है तो दूसरा मालिक्यूल बाहर की तरफ आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एंटी पॉट। इसमें सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर की एग्जांपल है। यहाँ पे देखें एग्जांपल से आपको, सॉरी डायग्राम से आपको बेहतर पता चल जाएगा सिम पॉट कौन सी है कि दोनों मालिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंटी पॉट कौन सी है कि एक मालिक्यूल आप ए डायरेक्शन में, देखें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए मालिक्यूल, और बी मालिक्यूल उससे दूसरी डायरेक्शन में है। उसके बाद बात करेंगे हम बल्क ट्रांसपोर्ट की। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट बाय वेसिकल फॉर्मेशन। तो आपको इधर से पता चल गया होगा क्या होता है कि मटेरियल जो है वो वेसिकल में पैक हो जाता है और वो वेसिकल मटेरियल को इनसाइड ले जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देखें ना, ये मटेरियल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की साइड पे, ये देखें इन्वेजिनेट हुई, ठीक है, और इन्वेजिनेशन आस्ता आस्ता कट ऑफ हो गया यहाँ से और वेसिकल बन गई। मॉलिक्यूल्स वेसिकल में आ गए और वेसिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ले आई। अब जब मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे तो क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। अब अगर मॉलिक्यूल्स हमने सेल से बाहर निकालने हैं तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल देखें ना कि गोल्जी बॉडीज़ ने एक सेक्रेटरी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, एक वेसिकल बनाई है। उस वेसिकल ने मटेरियल लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आना है या आउटसाइड जाना है, तो क्या करेगी वो वेसिकल, वो मिलेगी, आके फ्यूज़ हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, अपने कंटेंट वहीं पे रिलीज़ कर देगी और वो आउटसाइड सेल में यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, सो बेसिकली क्या हुआ कि ये है लार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। अब एंडोसाइटोसिस अगर हम देखें तो इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर, फैगोसाइटोसिस, पिनाकोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि जब सॉलिड सब्सटेंस अंदर लिए जाते हैं सेल के थ्रू, सॉलिड जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट होती है। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है ना उसको सेल के अंदर लेके जाया जाता है। समझ आ गई इतनी कि बल्क ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल सेल से बाहर जाता है, एंडोसाइटोसिस में मटेरियल सेल के अंदर आता है। एंडोसाइटोसिस की 2 फर्दर टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के थ्रू फ्लूइड की मूवमेंट होती है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू सॉलिड की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन।